नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि वाई एच बिंदु ए बी जिसके निर्देशांक 2, -3 है और 5, 6 है। कह रहा है को जोड़ने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगा? तो कह रहा है किस अनुपात में विभाजित करेगा। दोस्तों दो बिंदु है, एक ए है एक बी है। कह रहा है कि दोस्तों दो बिंदु है, एक ए है एक बी है। दोस्तों दोनों जो बिंदु है उनके निर्देशांक क्रम से हम 2, -3 और 5, 6 है। कह रहा है इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले जो रेखाखंड है उसको वाई एच किस अनुपात में विभाजित करेगा? तो आइए दोस्तों हम पता करने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई एच किस अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है दोस्तों, दो बिंदु है। मान लीजिए पहला जो बिंदु है यहाँ पर है ए, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों दूसरा जो बिंदु है बी, वो यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, जो पहला बिंदु है उसके निर्देशांक, दोस्तों जो पहला बिंदु है उसके निर्देशांक हमें 2, -3 दिया गया है। क्या दिया गया है? 2, -3 दिया गया है। बोलो हाँ ना? 2, -3 दिया गया है। और दूसरा जो बिंदु है उसके निर्देशांक हमें 5, 6 दिया गया है। क्या दिया गया है? 5, 6 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है इन दोनों बिंदुओं को, हमसे दोस्तों कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड जो है, कह रहा है इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को, इन दोनों बिंदुओं के जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई एच, कह रहा है इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई एच किस अनुपात में विभाजित करेगा? तो मान लीजिए वाई एच यहाँ से विभाजित कर रहा है। मान लीजिए दोस्तों वाई एच इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को यहाँ से विभाजित कर रहा है। तो दोस्तों अगर इस बिंदु से विभाजित कर रहा है, इस बिंदु के माध्यम से विभाजित कर रहा है वाई एच, तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो 0, y होंगे। हाँ ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ लेकिन दोस्तों हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि जिस बिंदु के माध्यम से विभाजित कर रहा है वाई एच इन दोनों बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को, उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। हमसे ये नहीं कह रहा है, हमसे कह रहा है कि बताइए वो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है उस बिंदु के माध्यम से। तो मान लीजिए दोस्तों वाई एच जो है इन दोनों बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को इस बिंदु के माध्यम से m/n के रूप में विभाजित कर रहा है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए भूल जाइए, ठीक है। तो दोस्तों आपको दिख रहा है कि एक बिंदु ए है जिसके निर्देशांक 2, -3 है, एक बिंदु बी है जिसके निर्देशांक 5, 6 है। हाँ लोग हाँ, और आप ये भी देख रहे हैं कि इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक बिंदु जो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को m/n के रूप में विभाजित कर रहा है। अगर तो ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को m/n के रूप में विभाजित कर रहा है, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? देखिए अगर आपको ये निकालना है कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो इसके लिए आपको m की मल्टीप्लाई 5 से करनी पड़ेगी। ठीक है, कर दिया मैंने। तो देखिए अगर आप करते हो तो 5m आ गया। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए 5 की मल्टीप्लाई आपको 5 की मल्टीप्लाई आप m की मल्टीप्लाई आपको 6 से भी करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर 6 से भी कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार n की मल्टीप्लाई आपको 2 से भी करनी पड़ेगी। तो हाँ 2 से भी करनी पड़ेगी। तो अगर मैं करता हूं तो आया प्लस का 2m हो गया। हाँ इसी प्रकार 3 से भी करनी पड़ेगी। तो n की मल्टीप्लाई 3 से भी करनी पड़ेगी। तो माइनस का 3m आ गया, बोलो हाँ कितना हो गया? 3n आ गया। आप क्या करने को भी देखिए, दोनों अनुपातिक वैल्यू के योग से भाग दे दीजिए। मैंने भाग दे दिया। तो इस प्रकार देखा है तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे क्रमशः ये हो गया। मतलब इस बिंदु के जो निर्देशांक है उसमें, इस बिंदु के जो निर्देशांक है उसमें x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। लेकिन दोस्तों x की वैल्यू ये नहीं है, 0 है। मतलब ये बराबर है 0 के। हो गया। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ क्लियर। दोस्तों अगर मैं देखता हूं तो ये जो m+n है इसका पत्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार देख रहे हैं तो 5m+2n बराबर आ गया 0 के। अगर मैं यहाँ से m और n का अनुपात निकालता हूँ, तो m और n का अनुपात आ रहा है -2/5। दोस्तों ये जो -2/5 आ रहा है, जानते हो दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो m और n का जो अनुपात आ रहा है -2/5 आ रहा है। दोस्तों ये जो माइनस चिन्ह आया है ये शो कर रहा है कि जो वाई एच है इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को बाह्य विभाजित कर रहा है 2:5 में। बाह्य विभाजित कर रहा है 2:5 में। क्या 2:5 में बाह्य विभाजित कर रहा है। दोस्तों ये जो माइनस का चिन्ह आया है ये शो कर रहा है कि जो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई एच जो है -2/5 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। -2/5 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, हाँ -2/5 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। इस प्रकार से तो देखा जाए तो ये जो आकृति मैंने बना रखी है, ये जो मैंने आकृति बना रखी है ये गलत हो गया। हाँ मैंने कहा बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि दोस्तों हमने एज्यूम करके हम ये बात एज्यूम कर रहे थे कि इन दोनों बिंदुओं को
तो हम इस क्वेश्चन को ये मानकर सोल्व कर रहे थे कि इन दोनों बिंदुओं को जो y अक्ष है वो आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है कहोगे हाँ। इसलिए दोस्तों आपको ये आकृति गलत लग रही है कहोगे हाँ। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर रेशियो नेगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को जो तीसरा बिंदु है वो बाह्य विभाजित कर रहा है। ठीक है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब आंतरिक विभाजित कर रहा है। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर दोस्तों मैं माइनस का साइन लगा देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो, जिससे आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो, हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। और ये अगले क्वेश्चन को उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि एक्स अक्ष बिंदु 3,-4 और 2,-2,6 को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो वह देखिए हमसे कह रहा है कि एक्स अक्ष जो है, कह रहा है एक्स अक्ष जो है बिंदु 3,-4 और -2,6 को किस अनुपात में विभाजित करेगा। मतलब इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो हाँ यही पूछ रहा है। तो दो बिंदु है, मान लीजिए जो पहला बिंदु है यहाँ पर स्थित है और जो दूसरा बिंदु है यहाँ पर स्थित है। दोस्तों जो पहला बिंदु है उसके निर्देशांक 3,-4 है कहोगे हाँ, 3,-4 है। और जो दूसरा बिंदु है उसके निर्देशांक -2,6 है। ठीक है, -2,6 है। कह रहा है इन दोनों बिंदुओं को इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। हाँ मान लीजिए दोस्तों इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष जो है इस बिंदु के माध्यम से, दोस्तों मान लीजिए इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष जो है इस बिंदु के माध्यम से विभाजित कर रहा है। अगर दोस्तों एक्स अक्ष जो है इस बिंदु के माध्यम से इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित कर रहा है इस बिंदु के माध्यम से, तो ऐसी स्थिति में इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे x, 0 होंगे तो हाँ x, 0 होंगे। हाँ, लेकिन हमसे नहीं पूछ रहा है कि एक्स अक्ष जिस बिंदु के माध्यम से विभाजित कर रहा है इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को, उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। हमसे ये नहीं कर रहा है, हमसे कह रहा है हमसे ये कह रहा है कि ये किस अनुपात में एक्स अक्ष जो है इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करेगा। हाँ, मान लीजिए दोस्तों एक्स अक्ष जो है इस बिंदु के माध्यम से इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को m/n के रूप में विभाजित कर रहा है, m/n के रूप में विभाजित कर रहा है। फिलहाल के लिए ये जो निर्देशांक है इसे भूल लीजिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बिंदु ए है जिसके निर्देशांक ये है और एक बिंदु ए है जिसके निर्देशांक ये है, और आप देख रहे हैं कि इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को ये जो बिंदु है m/n के रूप में विभाजित कर रहा है। हाँ, अगर दोस्तों इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को ये जो बिंदु है m/n के रूप में विभाजित कर रहा है तो इस बिंदु के निर्देशांक ये तो देखिए अगर आपको निर्देशांक निकालना है तो आप इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए तो -2m आ गया, तो वह इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो आया 6m। मैंने कहा ठीक है जी। तो वह देखिए इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर करता हूं तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो +3n आ रहा है, अगर मैं इसी की मल्टीप्लाई यहाँ पर करता हूँ तो देखिए जब आप मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे तो -4n आएगा, -4n आएगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ, -4n आएगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ, -4n आएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना होगा, देखिए m+ दोनों की जो योग से भाग देना है, दोनों के अनुपातिक वैल्यू के योग से भाग देना है, तो m+ मैंने n से भाग दे दिया, यहाँ पर भी m+n से मैंने भाग दे दिया, m+n से मैंने भाग दे दिया, यहाँ पर भी मैंने भाग दे दिया। ठीक है, इस प्रकार देखा है तो इस बिंदु के निर्देशांक जो होंगे ये होंगे और ये होंगे, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्रमशः ये होंगे। मतलब इस बिंदु के जो निर्देशांक उसमें x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, लेकिन y की वैल्यू ये नहीं है, 0 है, मतलब ये बराबर है 0 के। अगर देखता हूं तो इस चीज का पत्ता साफ हो, हाँ इस प्रकार देखा जाए तो 6m = 4n के आगे कहोगे, 6m = 4n के आगे कहोगे। हाँ, यहाँ से अगर मैं m और n की अनुपात निकालता हूं तो m और n का जो अनुपात आएगा 2:3 आएगा, 2:3 आएगा। m और n का जो अनुपात निकालता हूं, अगर मैं m और n का अनुपात निकालता हूं तो 2:3 आएगा। इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है, अगर मैं यहाँ पर अनुपात निकालता हूं तो इसका अनुपात निकलता रहा है 2/3। इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है कि x अक्ष जो है इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 के रूप में विभाजित करता है। अगर m और n का रेशियो 2:3 आया है तो इसका मतलब x अक्ष जो है इस बिंदु के माध्यम से इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 के रूप में आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है, कहोगे। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें
क्लियर है? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं। अब दोस्तों हमें कुछ और नए कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ने हैं। अब दोस्तों हमें कुछ और नए कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है? दोस्तों अभी तक आप एक लंबे मेथड दोस्तों अभी तक आप दोस्तों अब हमें एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है और वो कॉन्सेप्ट आपके स्क्रीन पे लिखा गया है। कह रहा है कि यदि दो बिंदु ए और बी जिनके निर्देशांक क्रमशः x1 y1 और x2 y2 है तो ऐसी स्थिति में x अक्ष जो है a बी से बने रेखाखंड को माइनस y1 अपॉन y2 के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, इसी प्रकार y अक्ष जो है a बी से बने रेखाखंड को माइनस x1 अपॉन x2 के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, तो जिस चीज को अभी तक हम इस तरीके से दोस्तों जिस चीज को हम अभी तक दूसरे तरीके से कर रहे थे, अब आप केवल देख कर ही बता सकते हैं कि x अक्ष जो है दोनों बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंडों को किस अनुपात में विभाजित करेगा, y अक्ष जो है दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। अब आप देखकर बता सकते हैं, आपको जैसे हम सोल्व करके निकाल रहे थे उस तरीके पर नहीं जाना है। ठीक है, अगर ये आपको ध्यान नहीं रहता, ये जो नया कॉन्सेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूं, अगर ये आपको ध्यान नहीं रहता है तब आपको जाना है, वो तो हमारा बेसिक मेथड है, वो भी हमारा अच्छा ही मेथड है, ऐसा नहीं है, उस मेथड में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, लेकिन ये फिलहाल ये जो मेथड आया है नया, इसे भी सीख लीजिए। मैं आखिर ये मेथड क्या कहना चाह रहा है, आखिर ये कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है, आइए हम बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर दो बिंदु है, दोस्तों मान लीजिए अगर दोस्तों दो बिंदु है, दोस्तों जो पहला बिंदु है अगर उसके निर्देशांक x1, अगर दोस्तों दो बिंदु है और पहले बिंदु का जो निर्देशांक है अगर x1 y1 है और दूसरे बिंदु के जो निर्देशांक है अगर x2 y2 है, x2 y2 है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को तो अगर दो बिंदु जिसमें से पहले बिंदु का निर्देशांक अगर x1 है और y1 है और दूसरे बिंदु का निर्देशांक अगर x2 y2 है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को x अक्ष जो है माइनस y1 अपॉन y2 के अनुपात में विभाजित करेगा और y अक्ष जो है इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को माइनस x1 अपॉन x2 के अनुपात में विभाजित करेगा। ये दो बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि दो बिंदु जिसके निर्देशांक क्रमशः x1 और y1 और x2, y2 है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को x अक्ष जो है माइनस y1 अपॉन y2 के अनुपात में विभाजित करेगा और y अक्ष जो है माइनस x1 अपॉन x2 के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, लेकिन ये चीज निकल कर कहां से आई है, आइए हम इसके पीछे लॉजिक जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, देखिए हमें यही प्रूव करना है कि यदि दो बिंदु जिसके निर्देशांक क्रमशः x1 y1 और x2 और y2 है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को x अक्ष जो है माइनस y1 अपॉन y2 के अनुपात में और y अक्ष जो है माइनस x1 अपॉन x2 के अनुपात में विभाजित करेगा। हमें यही चीज प्रूव करना है। तो आइए हम इस चीज को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए तो दो बिंदु है, पहला जो बिंदु है उसके निर्देशांक ये है और दूसरा बिंदु जो है उसके निर्देशांक ये है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर दोस्तों इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को x अक्ष जो है इस बिंदु के माध्यम से दो बराबर अगर दोस्तों मान लीजिए तो दोस्तों दो बिंदु है, पहला जो बिंदु है उसके निर्देशांक ये है और दूसरा जो बिंदु है उसके निर्देशांक ये है। ठीक है, आप मुझे बताइए, अगर इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को x अक्ष जो है इस बिंदु के माध्यम से विभाजित करता है, इस बिंदु के निर्देशांक को देखिए, अगर देखा जाए तो अगर x अक्ष जो है इस बिंदु के माध्यम से इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है, तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे x, 0 होंगे। मैंने कहा ये मत बताइए कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, मैंने कहा कि बताइए ये जो बिंदु x अक्ष जो है इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को इस बिंदु के माध्यम से किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो देखिए, अगर हमें ये पता करना है कि इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को x अक्ष जो है इस बिंदु के माध्यम से किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो इसके लिए मान लीजिए, तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को x अक्ष जो है इस बिंदु के माध्यम से m अनुपात n के रूप में विभाजित कर रहा है। ठीक है,
तो दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करिए, इसे फिलहाल के लिए भूल जाइए। दोस्तों आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि एक बिंदु ये है जिसके निर्देशांक ये है और एक बिंदु ये है जिसके निर्देशांक ये है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इन दोनों बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को जो है ये बिंदु जो है m अनुपात n के रूप में विभाजित कर रहा है। अगर तो ये बिंदु जो है इन दोनों बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को m अनुपात n के रूप में विभाजित कर रहा है, तो इस बिंदु के निर्देशांक जगह को देखिए। अगर आपको पता करना है इस बिंदु के निर्देशांक जगह, तो इसकी मल्टीप्लाई आप इधर करिए। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आया mx2, mx2 आया। हाँ ना, इसी की मल्टीप्लाई हमें इधर करना है, इसी की मल्टीप्लाई इधर करना है। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आया हमारा, एक मिनट रुकिए, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। mx2 आया, ठीक है, mx2 आया। इसी की मल्टीप्लाई हम इधर कर लेते हैं तो आया my2, क्या आया, my2 आया हो गया। हाँ, ठीक है। अब दोस्तों n की मल्टीप्लाई हमें इधर करनी है, m की मल्टीप्लाई हमें इधर भी करनी है, m की मल्टीप्लाई हमें इधर भी करनी है। तो आया nx1 आया, क्या आया, nx1 आया, प्लस का nx1 लिख दिया, ठीक है, nx1 लिख दिया। इधर क्या आया तो देखिए, जब आप n की मल्टीप्लाई इधर इससे करोगे तो आएगा ny1 आया, प्लस का ny1 लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ। अब क्या करना है, देखिए दोनों जो अनुपातिक वैल्यू है उनके योग से भाग दीजिए। तो मैंने भाग दिया, यहाँ पर भी भाग दिया। इस प्रकार देखा है तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे क्रमशः ये होंगे। तो मतलब इस बिंदु को जो निर्देशांक है उसमें x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, लेकिन y की वैल्यू ये नहीं है, जीरो है। मतलब ये बराबर है जीरो के। अगर दोस्तों इसे मैं सोल्व करता हूं तो इसका पत्ता साफ हो गया। हाँ, इस प्रकार देखा है तो my2 प्लस ny1 बराबर आ गया जीरो के। हो गया। अगर मैं यहाँ से m और n का अनुपात निकालता हूँ, m और n का अनुपात निकालता हूँ, m और n का अनुपात निकालता हूँ, तो m और n का जो अनुपात आएगा वो माइनस का y1 अपॉन y2 आएगा, y1 अपॉन y2 आएगा। हो गया, y1 अपॉन y2 आएगा। बोलो हाथ में। हो गया। मतलब देखा जाए तो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड जो है, रेखाखंड को x अक्ष जो है इस बिंदु के माध्यम से y1 माइनस y1 अपॉन y2 के अनुपात में विभाजित करेगा। हो गया। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो बिंदु थे, पहला जो बिंदु है उसके निर्देशांक ये है और दूसरा जो बिंदु है उसके निर्देशांक x2, y2 है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो बिंदु है, पहला बिंदु जो है उसके निर्देशांक x1, y1 है और दूसरा जो बिंदु है उसके निर्देशांक x2, y2 है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप देख रहे हैं कि इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को जो है x अक्ष जो है इस बिंदु के माध्यम से माइनस y1 अपॉन y2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो यहीं से एक नियम बना दिया जाता है, यहीं से एक नियम बना दिया जाता है, यहीं से एक नियम बना दिया जाता है कि यदि दो बिंदु, यहीं से एक नियम बना दिया जाता है, यहीं से एक नियम बना दिया जाता है कि यदि दो बिंदु जिसमें से पहले बिंदु का निर्देशांक x1, y1, दूसरे बिंदु का निर्देशांक x2, y2 है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को x अक्ष जो है, यहीं से नियम बना दिया जाता है कि यदि दो बिंदु क्रमशः x1, y1 और x2, y2 है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को x अक्ष जो है माइनस y1 अपॉन y2 के अनुपात में विभाजित करेगा और y अक्ष जो है माइनस 7 अपॉन x2 के अनुपात में विभाजित करेगा। जैसा कि आपने खुद देखा, x का केस देख लिया, जिस प्रकार x का केस निकल कर आया उसी प्रकार y का केस निकलता है। ठीक है, तो यहीं से कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि यदि दो बिंदु है, ये दो बिंदु जिसके निर्देशांक क्रमशः x1, y1 और दूसरा जो बिंदु है, दूसरा बिंदु के निर्देशांक क्रमशः x2, y2 है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को x अक्ष जो है माइनस y1 अपॉन y2 के अनुपात में और y अक्ष जो है माइनस x1 अपॉन x2 के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रहेगी। हाँ, ये बातें हमें ध्यान रहेगी और ये कॉन्सेप्ट भी हमें ध्यान रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रहेगा, हमेशा ध्यान रहता है, अगर दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा ध्यान रहता है, तो आप देखकर ही बता सकते हो कि दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, आंतरिक रूप से विभाजित करेगा कि बाह्य रूप से विभाजित करेगा। आप ये सारी चीजें देखकर बता सकते हैं, आपको कहीं पर भी डरने की आवश्यकता या जरूरत नहीं है। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, सारी चीजें क्लियर है। अब आगे इसके ऊपर हम क्वेश्चन लेते हैं जिससे और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए सारी चीजें। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए हमसे कह रहा है कि y अक्ष जो है, कह रहा है y अक्ष बिंदुओं ए कोमा बी जिसके निर्देशांक 3,4 है और -6,7 है, कह रहा है को किस अनुपात में विभाजित करेगा। हाँ, ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है कि यदि दो बिंदु ए और बी जिसके निर्देशांक क्रमशः 3,4 और 3,4 और -6,7 है,
दोस्तों आपको चित्र ये बताया कि यदि दो बिंदु ए और बी है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको चित्र ये बताया कि यदि दो बिंदु ए और बी जिसके निशांक x1 y1 और x2 y2 है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को YH जो है माइनस x1 अपॉन x2 के अनुपात में डिवाइड करता है तो देगा। यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर x1 और x2 की वैल्यू रख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो x1 क्या होगा, देखिए x1 देखा जाए तो 3 है, यहाँ पर मैं 3 रखता हूँ तो -3 आया होगा, ठीक है। y1 क्या x2 क्या होगा, देखिए x2 देखा जाए तो -6 है, यहाँ पर मैं -6 रख दिया। इस प्रकार देखा है तो 1/2 निकलता है। हाँ, मतलब देखा है तो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को YH जो है 1/2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करेगा। क्या 1/2 के रूप में आंतरिक रूप से विभाजित करेगा। अगर दोस्तों यहाँ पर ये जो अनुपातिक वैल्यू है नेगेटिव आता तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को YH जो है बाह्य रूप से विभाजित करेगा। क्या बाह्य रूप से विभाजित करेगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहीं पर भी डरने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है। अब आइए दोस्तों इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन था क्या, हाँ ठीक है। जिस प्रकार YH का आपने दिया उसी प्रकार XX का भी निकलता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि यदि दो बिंदु A और B है जिसके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 है, तो ऐसी स्थिति में XX जो है उन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को -y1 अपॉन y2 के अनुपात में विभाजित करेगा और YH जो है -x1 अपॉन x2 के अनुपात में विभाजित। और आपको पता है कब आंतरिक रूप से विभाजित करेगा, कब बाह्य रूप से, ये सारी चीजें आपको पता है। अब दोस्तों हमें एक नया कॉन्सेप्ट और पढ़ना है। अब दोस्तों आपको हमें एक नया कॉन्सेप्ट और पढ़ना है। आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है देखिए, कह रहा है देखिए, कह रहा है कि यदि दो बिंदु A, B जिसके निर्देशांक है जिनके निर्देशांक क्रमशः x1 y1 y1, एक मिनट हो जाइए, यहाँ पर x2 होना चाहिए था, ठीक है, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ x2। कह रहा है कि यदि दो बिंदु A, B जिसके निर्देशांक क्रमशः x1 y1 x2 y2 है, यहाँ पर x2 होना चाहिए, चलो हो जाइए x2, y2 है, तो ऐसी स्थिति में रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है। कह रहा है कि यदि दो बिंदु A, B जिसके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 है, तो ऐसी स्थिति में ax प्लस by प्लस c बराबर 0 A और B से बने रेखाखंड को माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c के अनुपात में विभाजित करेगा। ये कहना क्या चाह रहा है, आइए इसको मैं अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, मान लीजिए तो दो बिंदु है, एक ए है एक बी है। मान लीजिए दोस्तों दो बिंदु है, एक ए है एक बी है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों दो बिंदु है, एक ए है एक बी है। तो अगर ए बिंदु, मान लीजिए दोस्तों जो पहला बिंदु है उसके निर्देशांक क्रमशः x1 y1 है, और दूसरा जो बिंदु है उसके निर्देशांक x2 y2 है। अगर तो दो बिंदु A, B जिसके निर्देशांक x1 y1 और दूसरा जो बिंदु है उसके निर्देशांक x2 y2 है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 जो है, ऐसी स्थिति में दोस्तों इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को ax प्लस by प्लस c जो है माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c के अनुपात में विभाजित करेगा। हमसे यही कॉन्सेप्ट ये कहना चाह रहा है। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है, कि यदि दो बिंदु, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि दो बिंदु A और B जिसके निर्देशांक x1 और y1 x2 y2 है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 जो है माइनस ब्रैकेट में ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। आइए दोस्तों हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे ये सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से ध्यान रहे, ठीक है, जिससे हमें ये सारी चीजें अच्छे तरीके से ध्यान रहे, ठीक है। तो इसके ऊपर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो वो देखिए, कह
कह रहा है रेखा 5x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 जो है 1,1 और 3,4 को किस अनुपात में विभाजित करेगा, किस अनुपात में विभाजित करता होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम पता करने की कोशिश करते हैं कि रेखा जो है निर्देशांक बिंदु 1,1 और 3,4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। हाँ, तो दो बिंदु है, मान लीजिए जो पहला पहला बिंदु है ए है और दूसरा जो बिंदु है बी है। तो जो पहला बिंदु है उसके निर्देशांक 1,1 दिया गया है तो देखो, और दूसरा जो बिंदु है उसके निर्देशांक हमें 3,4 दिया गया है। क्या दिया गया है? 3,4 दिया गया है। दूसरा जो बिंदु है उसके निर्देशांक 3,4 दिया गया है। बोलो हाथ में तो देखो। तो दोस्तों हमसे कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 5x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 जो है किस अनुपात में विभाजित करेगा। दोस्तों आपको चित्र के बताया कि यदि दो बिंदु a, b जिसके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 है तो ऐसे स्थिति में उन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 जो है माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c के अनुपात में विभाजित करता है। हाँ, अगर तो हमें पता करना है कि ये जो रेखा है किस अनुपात में इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करेगा, तो यहाँ पर हमें सबकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो आइए हम यहाँ पर सबकी वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम सबकी वैल्यू यहाँ पर रखने की कोशिश करते हैं। तो ए की वैल्यू क्या होगा, देखिए रेखा का जो समीकरण है वो वास्तव में 5x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 है। इसमें देखा जाए तो ए की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर मैं ए की वैल्यू 5 रख लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर देखो माइनस तो बाहर कर दीजिए तो हाँ 5 रखा तो हाँ x1 क्या होगा, देखिए x1 देखा जाए तो 1 है, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया मल्टीप्लाई प्लस। ठीक है, तो b क्या होगा, देखिए b देखा है तो 2 है, तो मैंने यहाँ पर 2 रखा। y1 क्या है, देखिए y1 देखा है तो 1 है, तो मैंने यहाँ पर 1 रख लिया। ठीक है, अच्छा c क्या होगा, देखिए c तो -10 है, तो मैंने यहाँ पर -10 लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अपोन का चिन्ह लगाया, अपोन का चिन्ह लगाया। अब दोस्तों अपोन में मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। अब अपोन में लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, a क्या होगा, देखिए 5 है, यहाँ पर तो हमने लिखा है। x2 क्या होगा, देखिए x2 देखा जाए तो 3 है, तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। प्लस b क्या है, देखिए b तो हमने यहाँ पर 2 लिखा था, तो यहाँ पर भी 2 होगा। हाँ, b क्या है, देखिए b हमने यहाँ पर 2 लिखा था, तो यहाँ पर भी 2 होगा। ठीक है, अच्छा y2 क्या होगा, देखिए y2 हमारा देखा जाए तो 4 है, तो मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया। माइनस c प्लस c क्या होगा, -10 है, तो यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया माइनस। अब दोस्तों अगर मैं सोल्व करता हूँ तो क्या होगा, देखिए जब आप इसे सोल्व करोगे तो 5 गुणन 5 2 गुणन 2 7 हो गया, और 7 माइनस 10 करेंगे तो आएगा माइनस का 3। हाँ, इस प्रकार देखा तो -3 जो है माइनस के साथ मिलकर +3 बना लिया। तो ऊपर क्या आ गया, तो 3 आ गया। ठीक है, 3 आ गया। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। इसी प्रकार अगर मैं नीचे देखता हूँ तो क्या होगा, देखिए 5 या 15 2 चौका 8 तो हो गया 23 हो गया। हाँ, 15 8 23 होगा। 23 में से 10 घटाएंगे तो 13 है। तो इस प्रकार देखा है तो रेखा का जो समीकरण है 5x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 जो है इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:13 के अनुपात में विभाजित करेगा। क्या 3:13 के अनुपात में विभाजित करेगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहीं दिक्कत कहीं परेशानी को नहीं। अब दोस्तों हमें एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पर है। उस कॉन्सेप्ट पर जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर स्लोप किसे कहते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट पर जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्लोप किसे कहते हैं। देखिए स्लोप के बारे में लिखा गया है, उसके बाद हम जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे। कह रहा है किसी नॉन वर्टिकली लाइन, मतलब एक ऐसी रेखा जो लंबवत नहीं है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि किसी नॉन वर्टिकली लाइन मतलब एक ऐसी रेखा जो लंबवत नहीं है। ठीक है, कह रहा है किसी नॉन वर्टिकली लाइन का एक्स अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज झुकाव को ही हम स्लोप कहते हैं। कह रहा है किसी नॉन वर्टिकली लाइन का एक्स अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज झुकाव को ही हम स्लोप कहते हैं, जिसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं आपको ये जो स्लोप के बारे में बताया गया है, झुकाव के बारे में, स्लोप के बारे में बताया गया है, उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम इस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम इस कॉन्सेप्ट को भी सीखने की कोशिश करेंगे। समझाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर कांटेतल बनाने की कोशिश की। समझाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर कांटेतल बनाने की कोशिश की।
समझाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कांटे तल बनाने की कोशिश की। समझाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कांटे तल बनाने की कोशिश की। तो आपको चित्र ये पता है कि ये जो हमारा है, ये जो क्षैतिज रेखा है इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष का रेखा, एक्सेस एक्स अक्ष कहते हैं। और ये जो हमारा रेखा है, ये जो हमारी है ऊर्ध्वाधर रेखा, इसे हम कहते हैं वाई अक्ष। क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। बोलो हाथ में कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ। इसे कहते हैं मूल अक्ष, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। आपको पता है कि मूल बिंदु के निशान होते हैं 0,0। ठीक है। मान लीजिए दोस्तों एक रेखा है, दोस्तों मान लीजिए एक नॉन वर्टिकली रेखा है। तो मान लीजिए दोस्तों एक नॉन वर्टिकली रेखा है, नॉन वर्टिकल रेखा है जो एक्स अक्ष को इस बिंदु पर काटते हुए ऐसे जा रही है। मान लीजिए दोस्तों एक नॉन वर्टिकल रेखा है जो एक्स अक्ष को इस बिंदु पर काटते हुए आगे बढ़ रही है। ठीक है। कोई दिक्कत है कहो नहीं? ठीक है। सारी चीजें क्लियर है। तो आप एक बात बताइए, ये रेखा और ये रेखा यहाँ पर प्रतिच्छेद करने को हाँ, तो इन दोनों के बीच में कुछ झुका हुआ कहोगे हाँ। इन दोनों रेखाओं के बीच में कुछ झुका हुआ है, एक्स अक्ष और इस रेखा के बीच में कुछ झुका हुआ कहोगे हाँ। तो ये जो झुकाव है दोस्तों, झुकाव दोनों तरफ से है। इस तरीके से भी देखा, इस तरफ से भी झुकाव है, इस तरफ से भी झुकाव है। लेकिन दोस्तों ये जो एंटी क्लॉकवाइज झुकाव है, एंटी क्लॉकवाइज झुकाव है, इस साइड से जो झुकाव है, इसी को ही दोस्तों इन दोनों रेखाओं के बीच में जो एंटी क्लॉकवाइज झुकाव है, उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। उसी चीज को हम स्लोप कहते हैं। ठीक है। उसी चीज को हम स्लोप कहते हैं। और स्लोप को दोस्तों हम अक्सर एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? अक्सर एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर स्लोप किसे कहते हैं, स्लोप किसे कहते हैं। ठीक है। तो आखिर ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से कि स्लोप किसे कहते हैं। ठीक है। तो ये समझ में आ गई होगी हाँ। अब दोस्तों कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? कह रहा है यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण पर एंटी क्लॉकवाइज झुका है तो उस रेखा का ढाल जो होगा m बराबर tan थीटा होगा। कह रहा है यदि कोई रेखा है जो है एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण पर एंटी क्लॉकवाइज झुका है तो ऐसी स्थिति में उस रेखा का जो ढाल होगा m बराबर tan थीटा होगा। ठीक है। आगे कह रहा है किसी लंबवत रेखा का ढाल जो होता है अनडिफाइन होता है, मतलब निकाला नहीं जा सकता है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है आखिर वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए तो ये हमारा कार्यतल है जिसमें ये हमारा एक्स अक्ष है और ये जो हमारा वाई अक्ष है। ठीक है। तो मान लीजिए एक रेखा है जो ऐसे प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है। तो दोस्तों अगर ये रेखा जो है इस बिंदु पर है, दोस्तों मान लीजिए एक रेखा है जो एक्स अक्ष को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। अगर दोस्तों एक्स अक्ष को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करिए तो ऐसी स्थिति में इन दोनों रेखाओं के बीच में कुछ झुकाव होगा कहोगे हाँ। कुछ झुकाव होगा कहोगे हाँ। और इसी झुकाव को हम क्या कहते हैं? ढाल कहते हैं। अगर तो ये जो झुकाव है, अगर तो इन दोनों रेखाओं के बीच में एक्स अक्ष और इस रेखा के बीच में जो झुकाव है एंटी क्लॉकवाइज, ये थीटा डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में इस रेखा की जो ढाल होगी, एम बराबर tan थीटा होगी। यही हमसे ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा था, तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कि यदि किसी रेखा का एक्स अक्ष के साथ जो झुकाव है एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में उस रेखा की जो ढाल होगी m बराबर tan थीटा होगी। ये चीज कहां से निकल कर आया? आइए हम इसके ऊपर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज कहां से निकल कर आया? आइए हम इसके ऊपर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है? तो देखिए हमें यही प्रूव करना है कि यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री कोण पर झुका है तो ऐसी स्थिति में उस रेखा की जो ढाल होगी m बराबर tan थीटा होगी। हमें यही प्रूव करना है। तो आइए हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा काटेतल है और इस काटेतल में ये वाला जो हमारा क्षैतिज रेखा है, आपको अच्छे तरीके से पता है कि जिसे हम कहते हैं एक्स अक्ष, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसे कहते हैं वाई अक्ष। हाथ में ये बातें तो आपको अच्छे तरीके से पता है। मान लीजिए दोस्तों एक रेखा है, एक मिनट हो जाइए। मान लीजिए तो एक रेखा है जो एक्स अक्ष को एक्स अक्ष इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मान लीजिए एक रेखा है जो एक्स अक्ष को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है।
यहाँ तक सारी चीजें हो गया। और मान लीजिए ये भी कि जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है उस बिंदु का नाम जो है, उस बिंदु का नाम जो है बी है। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ से एक लंब डाल देता हूँ एक्स अक्ष पर, तो आपको कोई आपत्ति है? कोई नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो मैंने यहाँ पर लेकर लंब डाल दिया, यहाँ पर एक लंब डाल दिया, एक लंब डाल दिया। तो अगर लंब डाल रहा हूँ तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, कोई नहीं। दोस्तों मान लीजिए जो यहाँ से लंब डाला गया उसका नाम ए है, और जहां पर लंब डाला गया है उसका उसका जहां जिस बिंदु पर लंब डाला गया उसका नाम सी है। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है? तो हाँ, सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। दोस्तों ये मान लीजिए ये जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष जो है और ये जो रेखा है, इनके बीच में जो झुकाव है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जो झुकाव है वो कुल मिलाकर थीटा डिग्री है। क्या है? थीटा डिग्री है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। तो आप देख रहे हैं इस त्रिभुज एबीसी को देख रहे हैं? कब? हाँ, इस त्रिभुज एबीसी को देख रहे हैं। तो इस त्रिभुज एबीसी में एसी भुजा, भुजा एसी, एसी भुजा का बीसी भुजा के साथ जो अनुपात है उसे हम उसे तो किसी भी समकोण तो किसी भी समकोण त्रिभुज में, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार के अनुपात को ही हम कहते हैं कर्ण का झुकाव कहते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस समकोण त्रिभुज में इस भुजा एसी का भुजा बीसी के साथ जो अनुपात है, भुजा एसी का भुजा बीसी के साथ जो अनुपात है उससे तो हम इस इस भुजा का झुकाव कहेंगे, हम इस भुजा का हम झुकाव कहते हैं। तो ये जो हमारा एसी भुजा का बीसी भुजा के साथ जो अनुपात है इसे हम दोस्तों एसी एबी भुजा का झुकाव करते हैं। तो इस प्रकार देखा है तो एम बराबर आ गया एसी अपॉन बीसी हो गया। तो एक बात बताइए, टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब हमारा एसी है और आधार हमारा बीसी है। तो इस प्रकार टेन थीटा बराबर होगा हमारा एसी अपॉन बीसी हो गया। इस प्रकार एसी अपॉन बीसी की जगह मैं क्या लिखता हूँ? टेन थीटा लिखता हूँ। अगर मैं यहाँ पर टेन थीटा लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर चलकर आगे एम एसी अपॉन बीसी की जगह टेन थीटा लिखता हूँ तो मुझे प्राप्त होगा एम बराबर टेन थीटा को, एम बराबर टेन थीटा प्राप्त होगा। इस प्रकार देखा जाए तो इस रेखा की ढाल जो है, इस रेखा की ढाल क्या निकल कर है? एम बराबर टेन थीटा निकल कर। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो रेखा है एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री का कोण बना रहा था कभी। तो ऐसी स्थिति में इस रेखा की जो ढाल है एम बराबर टेन थीटा के बराबर है कभी। तो यहीं से कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री का कोण बनाती है तो ऐसी स्थिति में उस रेखा की जो ढाल होती है एम बराबर टेन थीटा होती है, एम बराबर टेन थीटा होती है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो इस कॉन्सेप्ट के नीचे एक बात और लिखी गई है। क्या लिखी गई है? तो देखिए, कह रहा है किसी लंबवत रेखा का जो ढाल होता है अनडिफाइंड होता है। ये चीज अनडिफाइंड होता है मतलब निकाला नहीं जा सकता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, किसी भी लंबवत रेखा का जो ढाल होता है वो अनडिफाइंड होता है मतलब निकाला नहीं जा सकता। आखिर ये बात कैसे निकल कर आई? आइए हम इसके पीछे लॉजिक जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर दो तीन चीजें आपको बताऊंगा, आपको घबराना नहीं है। हमें ये बात तो पता चल गया कि भैया यदि कोई रेखा जो है एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री का कोण बना रहा है तो उस रेखा की जो ढाल होगी एम बराबर टेन थीटा होगी। मान लीजिए तो एक रेखा है जो लंबवत, मान लीजिए तो एक रेखा है जो एक्स अक्ष पर लंबवत गिरते हुए आगे निकल जाती है, काटते हुए लंबवत गिरते हुए आगे निकल जाती है। मान लीजिए तो एक रेखा है जो एक्स अक्ष को लंबवत गिरते हुए, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए, लंबवत काटते हुए आगे निकल जाती है। हम लंबवत काटते हुए आगे निकल जाती है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? अगर तो ये रेखा जो है, अगर तो ये जो रेखा है लंबवत इस पर गिरी है, एक्स अक्ष को लंबवत एक्स अक्ष पर लंब बनाते हुए आगे निकल जाती है, तो ऐसी स्थिति में इस रेखा और इस एक्स अक्ष के बीच में जो एंटी क्लॉकवाइज कोण है यहाँ पर बनने वाला 90 डिग्री का। ठीक है, अगर तो ये रेखा जो है इस एक्स अक्ष के साथ मिलकर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री का कोण बना रहा है, अगर तो इन दोनों इस रेखा और एक्स अक्ष के बीच में बना कोण जो है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में इस रेखा की ढाल क्या होगी? तो देखिए किसी रेखा की जो ढाल होती है, तो देखिए अगर कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री का कोण बनाती है तो ऐसी स्थिति में उस रेखा की जो ढाल होती है एम बराबर टेन थीटा होती है, एम बराबर टेन थीटा होता है। अगर ये जो रेखा है एक्स अक्ष के साथ मिलकर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, तो इस रेखा की जो ढाल होगी एम बराबर टेन थीटा होगी। थीटा की वैल्यू क्या होगा? 90 है। मैंने यहाँ पर 90 रख दिया। अगर मैं यहाँ पर 90 रखता हूँ तो एम बराबर आ गया 1090। हाँ ना, और 1090 की वैल्यू क्या होती है? अनडिफाइंड होती है। अनडिफाइंड होती है। हाँ, हाँ, हाँ। तो तो इस प्रकार देखा तो
इस प्रकार देखा है तो इस रेखा की जो ढाल है वो क्या है, अनडिफाइंड है, कहोगे हाँ अनडिफाइंड है, मतलब अपरिभाषित है। हाँ हाँ। तो यहीं से एक नियम निकल जाता है, तो यहीं से एक मिनट रुकिए, अनडिफाइंड, तो यहीं से एक नियम निकल जाता है, यहीं से एक नियम निकल जाता है कि किसी लंबवत रेखा के जो ढाल, तो आप देख रहे हैं कि इस लंबवत रेखा की जो ढाल है वो क्या निकल कर आ रही है, अनडिफाइंड निकल कर आ रही है, कहोगे हाँ। हाँ हाँ। तो यहीं से एक नियम निकल जाता है, यहीं से एक नियम निकल जाता है कि यदि कोई किसी लंबवत रेखा की जो ढाल होती है वो अनडिफाइंड होती है, अनडिफाइंड होती है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। एक बात बताइए दोस्तों, ये भी लंबवत रेखा है और ये जो वाई अक्ष है दोस्तों, वाई अक्ष जो है ये भी हमारा दोस्तों, ये जो रेखा है ये दोस्तों ये हमारी एक लंबवत रेखा थी, हाँ ये जो वाई अक्ष है दोस्तों ये भी हमारी लंबवत रेखा है, ये भी लंबवत रेखा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये रेखा जो है ये दोनों रेखा क्या है, समानांतर है, हाँ। अगर तो ये दोनों रेखाएं समानांतर है, अगर तो ये दोनों रेखाएं, अगर तो ये वाई अक्ष जो है और ये जो रेखा है समानांतर है, तो ऐसी स्थिति में इस रेखा की जो ढाल होगी वही इस रेखा की ढाल होगी। इस रेखा की ढाल क्या होगा, देखिए ये जो लंबवत रेखा है इस रेखा की जो ढाल है अनडिफाइंड है, तो ये जो वाई अक्ष है, ये जो वाई अक्ष है इसकी भी ढाल क्या होगी, अनडिफाइंड होगी। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट और बन जाता है, यहीं से एक कॉन्सेप्ट और बन जाता है कि किसी भी, यहीं से एक कॉन्सेप्ट और बन जाता है कि वाई अक्ष की जो ढाल होती है, वाई अक्ष की जो ढाल होती है वो अनडिफाइंड होती है, क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। तो यहीं से एक बात और निकल कर आ जाती है कि किस वाई अक्ष की जो ढाल होती है अनडिफाइंड होती है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई, हाँ ये सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है, ये सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है। अब कोई पूछे कि बताइए वाई अक्ष की ढाल क्या होती है, तो आप सीधे कह सकते हैं कि भैया अनडिफाइंड होती है। कोई पूछे कि लंबवत रेखा की ढाल क्या होती है, तो कह सकते हैं भैया अनडिफाइंड हो सकती है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो आइए हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आइए हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि यदि एक रेखा एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री का कोण बनाती है, 135 डिग्री का कोण बनाती है, तो उस रेखा की ढाल क्या होगी, उस रेखा की ढाल क्या होगी, कहोगे। कह रहा है कि यदि कोई कह रहा है कि यदि एक रेखा एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री का कोण बनाती है, तो उस रेखा की ढाल क्या होगी। तो एक रेखा है, तो एक रेखा है जो एक्स अक्ष के साथ, एक्स अक्ष के साथ, ठीक है, तो एक रेखा है जो एक्स अक्ष के साथ, एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री का कोण बनाती है, तो कह रहा है उस रेखा की ढाल क्या होगी। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ, एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री का कोण बनाता है, तो उस रेखा की जो ढाल होती है m बराबर tan थीटा होती है। अगर तो ये जो रेखा है, ये जो रेखा जिस रेखा की बात कर रहा है, अगर वो एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ऐसी स्थिति में थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो ऐसी स्थिति में उस रेखा की जो ढाल होगी m बराबर tan थीटा होगी। तो वो थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखिए थीटा की वैल्यू 135 डिग्री मैंने यहाँ पर उठा के रख दिया। अगर मैं यहाँ पर उठा के रखता हूँ तो m बराबर tan 135 आया होगा, और tan 135 को लिख सकता हूँ tan 180 माइनस 45 लिखता हूँ, 180 माइनस 45 डिग्री लिख सकता हूँ। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ। ठीक है, तो tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा जो होता है माइनस tan थीटा होता है, कहोगे हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो tan 180 माइनस 45 डिग्री जो होगा वो माइनस का tan 45 होगा, कहोगे हाँ, माइनस का tan 45 होगा। और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, देखिए tan 45 की वैल्यू जो होती है वो वास्तव में 1 होती है, कहोगे हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो जो ढाल है, जो ढाल है वो क्या निकल कर आई, माइनस की। मतलब जो रेखा है एक्स अक्ष, जो रेखा एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री का कोण बना रहा है, उस रेखा की जो ढाल होगी -1 होगी, क्या होगी, -1 होगी, तो हाँ। अगर दोस्तों आप इसे आकृति के माध्यम से करना चाह रहे हैं, अगर दोस्तों आप इसे आकृति के माध्यम से करना चाह रहे हैं, तो आइए हम इस क्वेश्चन को आकृति के माध्यम से भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अगर दोस्तों आप इसे आकृति के माध्यम से करना चाह रहे हैं, तो आइए हम इसे आकृति के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दोस्तों ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर हमें क्लॉकवाइज कोण देता है और हमसे कहता है कि बताइए इस रेखा की ढाल होगी क्या होगी, तो हम तब तक नहीं निकाल सकते, हम तब तक उस रेखा की ढाल नहीं बता सकते हैं जब तक हमें ये ना पता हो कि वो रेखा जो है एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज कितने डिग्री का कोण बना रही है। अगर हमें क्लॉकवाइज कोण दिया गया है तो हम नहीं बता सकते हैं जब तक हमें ये बात पता ना हो कि वो एंटी क्लॉकवाइज एक्स अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को आइए हम ग्राफ के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं, काटे तलवे बनाकर कोशिश करते हैं करने की। तो ये हमारी कौन सी रेखा, तो भाई ये हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा है, जिसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा है। अगर तो मैं एक क्षैतिज रेखा ऐसे कर देता हूँ, तो ये हमारा क्या बनेगा, काटे तल बनेगा, ये हमारा काटे तल बनेगा, और ये इस काटे तल में ये जो क्षैतिज रेखा आप खींच रहे हो इसे हम एक्स अक्ष कहेंगे। तो एक रेखा है, दोस्तों एक रेखा है,
जो एक्स अक्ष के साथ 135 डिग्री को कोण बनाती है, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री को कोण बनाती है एंटी क्लॉकवाइज। हमसे कह रहा है कि ये जो रेखा दोस्तों एक रेखा है जो एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री का कोण बनाती है। तो कह रहा है कि इस रेखा की ढाल क्या है, आइए पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर ये रेखा एक्स अक्ष के साथ थीटा डिग्री का कोण बना रही है तो इस रेखा की जो ढाल होगी m बराबर tan थीटा होगी। हाँ, जहां पर थीटा की वैल्यू क्या दी गई है तो 135 डिग्री दी गई है, तो हाँ वही चीज प्रक्रिया होगी और कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो tan 135 डिग्री आएगा, tan 135 डिग्री आएगा और tan 135 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ tan 180 माइनस 45 और tan 180 माइनस 45 जो होता है माइनस 10 को 45 को रिप्रेजेंट करता है। हाँ माइनस 10 135। अगर मैं इसे गुणा भाग करता हूँ आपको तो गुणा भाग तो आपने गुणा भाग तो देख ही लिया है, तो यहाँ तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। इस प्रकार m बराबर क्या है तो माइनस 1। इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया ये जो रेखा है एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री को कोण बना रही है, उस रेखा की जो ढाल होगी m बराबर -1। लेकिन अब गलती आती है कहाँ पर आपसे क्वेश्चन कहाँ पर आपको गुमराह किया जाएगा। आपको ऐसे कहा जाएगा एक रेखा है जो एक्स अक्ष के साथ क्लॉकवाइज 45 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। तब बताइए उस रेखा की ढाल क्या होगी। तो दोस्तों इस रेखा की ढाल हम तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक हमें ये बात पता ना हो कि ये जो रेखा है एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज कितने डिग्री का कोण बना रही है। हाँ दोस्तों ये रेखा जो है एक्स अक्ष, दोस्तों एक बात बताइए ये पूरा कोण कितने डिग्री का कोण होता है तो देखिए ये पूरा कोण हमारा 180 डिग्री का होता है, जिसमें से इस कोण की भागीदारी 45 डिग्री की है। तो इस कोण की भागीदारी क्या है तो 135 डिग्री की है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो रेखा है एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करके अब दोस्तों इस चीज को हम पता कर सकते हैं। दोस्तों अब हम पता कर सकते हैं कि इस रेखा की जो ढाल होगी वो वास्तव में होगी क्या। तो यहाँ जैसा कि अभी को मैंने आपको क्वेश्चन करवा भी दिया है इस पर। लेकिन मेरा समझाना यही कि मकसद था इस चीज को कि मैं आपको यहाँ पर क्लॉकवाइज कोण दूं और उसके बाद मैं एंटी क्लॉकवाइज कोण निकालकर इससे आगे बढ़ाऊं क्वेश्चन को। यहाँ ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है। तो यहाँ ये सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। तो अब हमसे कह रहा है एक्स अक्ष के समानांतर रेखा की ढाल क्या होगी, एक्स अक्ष के समानांतर रेखा की ढाल क्या होगी। हाँ तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं कि अगर एक्स अक्ष के समानांतर कोई रेखा है तो उस रेखा की ढाल क्या होगी। आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने एक्स अक्ष के समानांतर एक रेखा ऐसे खींच ली। तो मैंने एक्स अक्ष के समानांतर एक रेखा ऐसे खींची। तो मैंने इस एक्स अक्ष के समानांतर एक रेखा ऐसे खींची, ठीक है। तो हमें पता करना है कि ये जो एक्स अक्ष के समानांतर रेखा है इस रेखा की ढाल क्या होगी। तो ठीक है, तो दो समानांतर रेखाओं के बीच में बनने वाला जो कोण होता है दो समानांतर रेखाओं के बीच में बनने वाला जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है या 0 डिग्री होता है। हाँ तो इस प्रकार देखा है तो अगर ये जो इस रेखा के समानांतर ये वाली रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में इस एक्स अक्ष और इस समानांतर रेखा के बीच में बनने वाला जो कोण है एंटी क्लॉकवाइज वो क्या होगा 180 डिग्री होगा या 0 होगा। तो 180 डिग्री भी मान सकते हो, 0 डिग्री भी मान सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात पता चल गया कि भैया ये जो रेखा खींची गई है एक्स अक्ष के समानांतर, इस प्रकार देखा जाए तो ये जो रेखा है इसका एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज बनने वाला जो कोण है एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस रेखा और इस रेखा का एक्स अक्ष के साथ बनने वाला जो कोण है एंटी क्लॉकवाइज वो क्या है 0 डिग्री है या 180 डिग्री है। अगर तो इन दोनों रेखाओं के बीच में बनने वाला एंटी क्लॉकवाइज कोण जो है 0 डिग्री या 180 डिग्री है तो इस रेखा की ढाल क्या होगी। तो देखिए इस रेखा की जो ढाल होगी तो देखिए अगर कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री का कोण बना रहा है तो ऐसी स्थिति में उस रेखा की जो ढाल होती है m बराबर tan थीटा होती है। तो देखिए यहाँ पर ये जो रेखा है इस रेखा के साथ इस एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज 0 डिग्री का कोण बना रही है या 180 डिग्री का कोण बना रही है। तो ऐसी स्थिति में इस रेखा की जो ढाल होगी m बराबर tan 180 होगी। tan 0 भी रख सकते हो, tan 0 रख लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ तो क्या मिलेगा। तो देखिए tan 0 की वैल्यू जो होती है 0 होती है। तो इस प्रकार देखा है तो इस रेखा की जो ढाल है वो क्या है तो 0 है। तो इस रेखा की जो ढाल है वो क्या है 0 है। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक्स अक्ष के जो समानांतर रेखा खींची गई है, एक्स अक्ष के समानांतर जो रेखा खींची गई है उस रेखा की क्या है ढाल तो 0 है। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि एक्स अक्ष के समानांतर रेखा की जो ढाल होती है दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स अक्ष के समानांतर जो रेखा है उसकी ढाल क्या है तो 0 है। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना लिया जाता है कि एक्स अक्ष के समानांतर किसी भी रेखा की जो ढाल होती है वो 0 होती है। क्या होती है 0 होती है। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के समानांतर है तो उस रेखा की जो ढाल होती है 0 होती है। एक बात बताइए दोस्तों, इस रेखा की जो ढाल है
वही रेखा वही उतनी ही ढाल दो, तो इस रेखा की जितनी ढाल है उतनी ढाल तो इस एक्स अक्ष की भी होगी कहोगे हाँ। तो इस रेखा की ढाल क्या होगा, जीरो है। तो इस एक्स अक्ष की भी ढाल क्या होगी, जीरो होगी कहोगे हाँ। तो यहीं से एक दूसरा कॉन्सेप्ट बन जाता है कि भैया एक्स अक्ष की जो ढाल होती है, एक्स अक्ष का जो ढाल होता है वो जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। किसी भी कार्यतल में एक्स अक्ष का जो ढाल होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि ये सारी चीजें कोई आपको बताएगा नहीं। कह रहा है कि वाई अक्ष के समानांतर रेखा की ढाल क्या होगी, आपको अच्छे तरीके से बताया कि वाई अक्ष के समानांतर रेखा की जो ढाल होती है अनडिफाइंड होती है। क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है थोड़ी। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो वह देखिए अगला हमसे क्वेश्चन कह रहा है यदि रेखा की ढाल √3 है तो रेखा एक्स अक्ष के साथ कितने डिग्री को कोण बनाएगी। तो एक रेखा है, एक रेखा है जो एक्स अक्ष के साथ कह रहा है, दोस्तों एक रेखा है जो कह रहा है एक रेखा है जिसकी ढाल √3 है। तो यहाँ कह रहा है कि वो रेखा जो है एक्स अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है। तो मान लीजिए दोस्तों जो रेखा है एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री का कोण बना रही है। तो मान लीजिए दोस्तों जो रेखा है एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री का कोण बना रही है। तो ऐसी स्थिति में उस रेखा की जो ढाल होगी, ऐसी स्थिति में उस रेखा की जो ढाल होगी m बराबर tan थीटा होगी। तो ऐसी स्थिति में उस रेखा की जो ढाल होगी m बराबर tan थीटा होगी। लेकिन दोस्तों उस रेखा की जो ढाल है tan थीटा नहीं है, √3 है, मतलब tan थीटा बराबर √3 है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए tan के टेबल में √3 किसकी वैल्यू होती है, होगा tan 60 की होती है। तो क्या मैं √3 की जगह tan 60 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। जिस प्रकार हम 2 को 1 + 1 लिख सकते हैं, 5 - 3 लिख सकते हैं, उसी प्रकार हम √3 को tan 60 भी लिख सकते हैं। हाँ, दोनों का मतलब तो एक ही है, चाहे मैं tan 60 कहूँ चाहे √3 कहूँ, दोनों का तो मतलब एक ही है। हाँ, तो मैं √3 की जगह मैं tan 60 लिख ले रहा हूँ। क्या लिख ले रहा हूँ, tan 60। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि tan थीटा जो है tan 60 के बराबर है। तो ये चीजें तभी बराबर हो सकती हैं दोस्तों, अगर tan थीटा जो है tan 60 के बराबर है तो ये दोनों चीजें तभी बराबर हो सकती हैं जब थीटा जो होगा 60 के बराबर होगा, जब थीटा 60 के बराबर होगा। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो थीटा की इस प्रकार देखा जाए तो जो रेखा है इस प्रकार तो देखा जाए तो जो रेखा है एक्स अक्ष के साथ मिलकर एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री का कोण बना रही है। क्या, 60 डिग्री का कोण बना रही है। हाँ कि ना, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से हमें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। ठीक है, इसी प्रकार तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। अगला क्वेश्चन होगा, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आरेख का ढाल क्या है। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन में आरेख बनाकर दिया गया है, कह रहा है कि जो आरेख बनाकर दिया गया है इसका ढाल क्या होगा। हम कह रहा है कि इस आरेख में जो रेखा इस ये जो कार्यता है इसमें एक रेखा दी गई है। ठीक है, कह रहा है इस रेखा की जो ढाल है वो क्या है। तो हम नेगेटिव है कि पॉजिटिव है कि जीरो है कि अनडिफाइंड है। हाँ, तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, तो देखिए ये हमारा कार्यतल है और इस कार्यतल में ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसे हम कहते हैं वाई अक्ष, और ये जो क्षैतिज रेखा है इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष। हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। तो इन दोनों तो एक रेखा है जो वो एक्स अक्ष को ऐसे प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, एक रेखा है जो एक्स अक्ष को ऐसे प्रतिच्छेद कर रही है इस बिंदु पे। कह रहा है ये जो रेखा है इस रेखा की जो ढाल है वो क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है कि अनडिफाइंड है। हाँ भैया, यही सब पूछ रहे हैं। तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये जो रेखा है एक्स अक्ष के साथ क्लॉकवाइज थीटा डिग्री का कोण बना रही है। क्या, थीटा डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, अगर दोस्तों ये जो रेखा है एक्स अक्ष के साथ मिलकर थीटा डिग्री का क्लॉकवाइज कोण बना रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज कितना डिग्री का कोण बना रही है। तो देखिए ये पूरा कोण जो होता है 180 डिग्री होता है, और उस 180 डिग्री में से देखें तो इस कोण की भागीदारी थीटा डिग्री की है। तो इस कोण की भागीदारी क्या होगी, तो इस कोण की भागीदारी 180 माइनस थीटा डिग्री होगी। 180 माइनस थीटा डिग्री होगी। बोलो हाँ कि ना, बोलो। मतलब देखा जाए तो ये जो रेखा है एंटी क्लॉकवाइज एक्स अक्ष के साथ 180 माइनस थीटा डिग्री का कोण बना रही है। बोले हाँ, ठीक है। तो अगर ये रेखा जो है एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज 180 माइनस थीटा डिग्री का कोण बना रही है, तो ऐसी स्थिति में इस रेखा की ढाल क्या होगी। तो देखिए किसी भी रेखा की ढाल जो होती है m बराबर tan थीटा होती है। तो इस रेखा की भी ढाल क्या होगी, m बराबर tan थीटा होगी। थीटा की वैल्यू क्या, तो 180 माइनस थीटा है। तो यहाँ पर मैं रख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं रख दे रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो tan 180 माइनस थीटा डिग्री होगा। तो देखो इस रेखा की ढाल क्या निकल कर आई, तो पूरा tan 180 माइनस थीटा डिग्री निकल कर आई। ठीक है, तो tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, tan 180 माइनस थीटा जो होता है माइनस टेन को रिप्रेजेंट करता है, माइनस टेन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, माइनस टेन थीटा को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, तो ये जो थीटा है, तो ये जो थीटा है इसकी वैल्यू 90 से कम होगी कि 90 से ऊपर होगी? तो हाँ, तो देखिए ये जो थीटा डिग्री है, ये जो थीटा डिग्री का क्लॉकवाइज कोण बन रहा था, इसकी वैल्यू जो होगी 90 डिग्री से कम होगी। क्या होगी? थीटा डिग्री की वैल्यू जो होगी, थीटा डिग्री की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में 90 डिग्री से कम होगी, 90 डिग्री से कम होगी। तो हाँ, 90 डिग्री से कम होगी। हाँ, तो अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है तो ऐसी स्थिति में ये जो tan थीटा की वैल्यू होगी वो तो पॉजिटिव होगी। हो गया, हाँ, तो पॉजिटिव होगी। दोस्तों अगर ये पॉजिटिव है तो ये जो निगेटिव है इस पॉजिटिव को भी क्या बना दिया? निगेटिव। तो इस प्रकार देखें तो इस रेखा की जो ढाल है, इस रेखा की जो ढाल है वो क्या निकल कर आ रही है? तो निगेटिव में निकल कर आ रही है। क्या? निगेटिव में निकल कर आ रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दिए गए आरेख में इस रेखा की जो ढाल है वो वास्तव में निगेटिव है। क्या है? निगेटिव है। ये सारी चीजें क्लियर है कि नहीं? को हाँ, ये सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से क्लियर है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से क्लियर है। आगे की चीजें तो हम कल देखेंगे, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए दीजिए इजाजत। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। नमस्कार।